हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई की थी और आप कौन-कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इटली में कितनी किस्म की स्कॉलरशिप्स होती है। तो यार इटली में होती है काफ़ी किस्म की स्कॉलरशिप्स, जैसे कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, नीड बेस्ड या फिर जिसे रीजनल स्कॉलरशिप बोलते हैं वो होती है। इसके अलावा इरास्मस स्कॉलरशिप होती है। बट इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ बात करूँगा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से और नीड बेस्ड या जिसे रीजनल स्कॉलरशिप कहते हैं उसके हवाले से, क्योंकि दूसरी टाइप की जो स्कॉलरशिप है उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है और इस चैनल के ऊपर मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ जिसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी अप्लाई की है, अवेल की है, एंड इसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो भी मैंने अवेल की है। तो कौन सी स्कॉलरशिप आपको अप्लाई करनी चाहिए? मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, तो एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ही अप्लाई करनी चाहिए। रिगार्डलेस कि अगर उसकी अमाउंट थोड़ी कम भी हो, फ़र्ज़ करें कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर 7 साढ़े 7,000 यूरो तक मिल रहे हैं, लेकिन आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर फ़र्ज़ करें 5,000 यूरो मिल रहे हैं। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप जो है नीड बेस्ड की बजाय मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करें। उससे आपके जो वीज़ा चांसेस हैं वो तकरीबन समझ लें 100% हो जाता है। तो मैंने भी फर्स्ट ईयर के अंदर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई की थी। अब वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी के ऊपर। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट मैट्रिक्स जो है वो आपसे रिक्वायर करते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। तो जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, काफुस्करी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर रिक्वायरमेंट थी, वो थी आपकी हाईएस्ट सीजीपीए होनी चाहिए और मेरी थी उस वक़्त 3.7 सीजीपीए। एंड इसके अलावा आपने अगर कोई सर्टिफ़िकेशंस की हुई है, तो अप टू 5 सर्टिफ़िकेशंस आप उसके अंदर लगा सकते हैं, तो आपको उसके भी पॉइंट्स मिल जाते हैं। मैंने तकरीबन 3 या 4 सर्टिफ़िकेशंस कुछ थी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मैंने वो लगाई थी। इसके अलावा बात करते हैं कवर लेटर की, तो आपने कवर लेटर भी मेंशन करना था उसके साथ में, अपनी एप्लीकेशन के साथ में। तो इस तरह के मामलात होते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। हर यूनिवर्सिटी के अंदर अलग-अलग तरीक़ेकार होता है। मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, जिसमें से 2 के अंदर मुझे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए ऑप्शंस मौजूद थे। एक थी कफोस्करी यूनिवर्सिटी, दूसरी थी पीसा यूनिवर्सिटी। पीसा यूनिवर्सिटी के अंदर ये था कि आपने अलग से सेपरेटली कोई और एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करनी थी, कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी थी। आप जब अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, कोर्स के एडमिशन के लिए, उसी वक़्त यूनिवर्सिटी खुद से जज कर लेती है कि भाई आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अलॉट क की जा सकती है या नहीं की जा सकती। आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। आपको अलग से सेपरेटली कोई और एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि कफोस्करी यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो वहाँ पे आपको अलग से एप्लीकेशन डालनी थी एंड 2 डिफरेंट कोड्स है। एक था फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए कोड और दूसरा था आपका फुली फंडेड फी वेवर। तो आपने वो दोनों कोड्स डालने थे। अगर आप सिर्फ़ एक कोड डालेंगे, फ़र्ज़ करें आपने सिर्फ़ फी वेवर का कोड डाला है, तो आपकी फ़ीस तो माफ़ हो जाएगी बट आपको जो स्टाइपेंड है वो नहीं मिलेगा। मैंने अपने केस में दोनों चीज़ें लगाई थी। फ़ी वेवर भी लगाया था, फ़ी वेवर का कोड भी डाला था अपनी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के अप्लाई करते वक़्त और साथ ही साथ जो स्टाइपेंड का कोड था मैंने वो भी डाला था। उसी बेस पे मुझे जज किया गया था। पहले मुझे फ़ी वेवर का जो है उसकी ईमेल मुझे आ गई थी कि आपको 100% फ़ी वेवर मिल गई है। एंड जो स्टाइपेंड वाली स्कॉलरशिप है, उसके लिए मुझे होल्ड पे रख दिया गया था क्योंकि 3.7 थी मेरी सीजीपीए, बट मुझसे भी अच्छी सीजीपीए वाले और अच्छी प्रोफ़ाइल वाले लोग मौजूद थे, जिनको स्कॉलरशिप उन्होंने अलॉट कर दी थी। तो आफ्टर सम डेज़ मुझे फिर दोबारा से ईमेल आई कि हमारे पास जो स्टाइपेंड की स्कॉलरशिप्स है, उसके लिए कुछ बंदों ने रिजेक्ट कर दी है, अपनी एप्लीकेशन विथड्रॉ कर ली है। तो हमारे पास जगह बनी है, आप उसे अवेल करना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा, "भई बिल्कुल, क्यों नहीं? नेकी और पूछ-पूछ, सौ बिस्मिल्लाह।" तो मैंने फिर उस ईमेल को रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद मुझे फ़ी वेवर भी मिल गया और 5,000 यूरो की जो स्टाइपेंड थी उस वक़्त, वो भी मुझे मिल गई। तो ये चीज़ आपने ख़्याल रखनी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन को फ़ाइल करें, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने एप्लीकेशन फिल करते वक़्त अपने स्टाइपेंड जो है उसका कोड तो डाल दिया था बट फ़ी वेवर का कोड नहीं डाला था। तो जब वो इटली आया तो उसे स्टाइपेंड तो मिला बट उसे फ़ीस पे करनी पड़ी, तो उसी स्टाइपेंड में से उसने फ़ीस दी, तो तकरीबन समझ लें उसकी आधी स्टाइपेंड फ़ीस पे करने में ही चली गई। तो हर यूनिवर्सिटी का जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया होता है वो भी डिफरेंट होता है। उसके पॉलिसी, उसका रूल्स रेगुलेशंस किस तरीके से अप्लाई करना है, वो प्रोसीजर भी डिफरेंट होता है। तो आपको खुद से यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये थी मेरी पहले साल की जर्नी। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई की थी। मुझे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड का लेटर भी और फी वेवर का जो लेटर है, वो भी मुझे मेरे वीज़ा फाइल अप्लाई करने से पहले ही मिल गया था। तो मैंने वो दोनों लेटर्स भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर सबमिट कर दिए थे, जिसकी वजह से
मेरी सिर्फ़ बैंक स्टेटमेंट की अगर मेरी बात की जाए तो उस वक़्त मेरी 3 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी पाकिस्तानी रुपीज़। बट स्टिल मुझे जो है वीज़ा मिल गया, क्यों? क्योंकि मेरे पास 100% फ़ी वेवर का लेटर भी मौजूद था और उसी के साथ-साथ 5,000 यूरो की स्टाइपेंड भी सालाना जो थी वो भी मेरे पास मौजूद थी। तो अगर आपके पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो तो आपके वीज़ा चांसेस तकरीबन समझ लें 100% हो जाते हैं। तो ये थी मेरी पहले साल की जर्नी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के साथ में। बट सेकंड ईयर के अंदर जो है मैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सका। तो सेकंड ईयर में मैंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई की थी। अब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये भी रीजन टू रीजन डिपेंड डिपेंड कर सकता है, डिफर कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हर रीजन के अंदर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपको एक एफआरसी चाहिए, जो आपकी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन दिखा रहा है। उसके बाद आपको कंबाइंड फैमिली इनकम, उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आपने बताना होता है कि हमारी पूरी फैमिली की जो कंबाइंड इनकम है, सालाना इनकम, वो कितनी है, वो उसके अंदर मेंशन होती है। आपके फैमिली के सारे जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबके नाम उसके अंदर मेंशन होते हैं। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट होता है, जिसे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके अंदर मेंशन होता है कि आपकी फैमिली के पास कोई प्रॉपर्टी है या आपकी फैमिली के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी क्या मालियत है। बेसिकली इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए आपकी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाता है और उसी के बेस पे आपके केस को जज किया जाता है और आपको स्कॉलरशिप, जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, रीजनल स्कॉलरशिप, वो आपको अलॉट की जाती है। अच्छा, हर रीजन के अंदर इसकी अमाउंट भी डिफरेंट हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती, थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो सकती है। साथ ही साथ अगर डेडलाइन की बात की जाए तो रीजन टू रीजन डेडलाइन भी डिफर कर सकती है और हर रीजन की जो एप्लीकेशन फाइल करने का तरीकाकार होता है, वो भी डिफरेंट हो सकता है। हमारे रीजन में ये था कि हमें यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर ही एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मौजूद था, वहीं पे हमें अप्लाई करना था और इसके अलावा इस एप्लीकेशन को फिल करने से पहले आपको अपना ईज़े सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जो इटली के अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटस को, आपकी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को बयान करता है। तो वो आप किस तरीके से बनवा सकते हो, उसको बनवाने के लिए भी आपकी यूनिवर्सिटी उसके अंदर आपकी हेल्प आउट कर सकती है। मोस्टली जो है यूनिवर्सिटी को ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और वो जो है आपका ईज़े बनवा के दे देती है काफ के थ्रू, या अदरवाइज़ आप किसी भी काफ ऑफ़िस में जा सकते हैं। इटली के अंदर काफ ऑफ़िसेज़ मौजूद होती है, जहाँ आप अपने टैक्सेस से रिलेटेड, अपने परमिशों के फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड, दीगर जो सर्विसेज़ गवर्नमेंट के इदारों से रिलेटेड होती है, उसके लिए जो है आप हेल्प ले सकते हैं। तो आप काफ ऑफ़िस जा सकते हैं, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से आप राब्ता कर सकते हैं, उनसे मालूमात ले सकते हैं कि किस तरीके से आपका ईज़े सर्टिफ़िकेट जो है वो तैयार होगा। तो आपने यही 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपना एफआरसी देना है, अपनी फैमिली इनकम सर्टिफ़िकेट जो है वो देनी है और आपने जो है अपना नो प्रॉपर्टी सर्टिफ़िकेट वो प्रोवाइड करना है। उसकी बेस पे आपका ईज़े बन जाएगा और उसकी बेस पे आपकी जो है प्रोफ़ाइल जज की जाएगी और उसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप अलॉट कर दी जाएगी। अब स्कॉलरशिप में मिलेगा क्या-क्या? आजकल जो स्कॉलरशिप चल रही है नीड बेस के अंदर, वो चल रही है तकरीबन 7,500 से 8,000 यूरो के करीब और ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। किसी रीजन में 7,500 यूरो होगी, किसी रीजन में तकरीबन पौने 8,000 यूरो होगी और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपको ये उस स्कॉलरशिप के अंदर आपको सिर्फ़ स्टाइपेंड मिल रहा है या फिर आपको अकोमोडेशन भी मिल रही है, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर रीजन की तरफ से फ्री मील भी मिल रही है। तो अगर आपको अकोमोडेशन मिल रहा है तो फिर आपकी स्टाइपेंड की अमाउंट थोड़ी कम हो जाती है। आपके हाथ में फिर 7,500 यूरो नहीं आएँगे, बल्कि आपके हाथ में तकरीबन 5,000 यूरो तक आ सकते हैं या फिर 5,500 यूरो तक आ सकते हैं। बाकी आपके अकोमोडेशन में वो लोग एडजस्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। मैंने जब अपनी सेकंड ईयर में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई की थी, तो उस वक़्त मैंने अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं ली थी, बल्कि मैं अलग से खुद से जो है रेंट के ऊपर रह रहा था। तो मैंने फुल अमाउंट जो स्टैमिट की है, वो मैंने रीजन की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से एज़ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ले ली थी। तो इस तरीके के मामलात होते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि क्या हमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करनी चाहिए या फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करनी चाहिए? तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी सीजीपीए बहुत अच्छी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों अप्लाई करें। आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी अप्लाई करें और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी अप्लाई करें। और अगर आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लग जाती है, तो फिर आप अपनी जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है, उसको विथड्रॉ करवा लें, उसे आप कैंसल करवा दें और अपना जो वीज़ा फाइल है, अपनी जो वीज़ा की एप्लीकेशन है, उसके साथ आप अपनी जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है, उसके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, तो आपके वीज़ा चांसेस जो है वो बढ़ जाएँगे। और खुदा ना खास्ता अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलती यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल और हाई सीजीपीए स्टूडेंट्स को वो लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तो होगी। तो आप उस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के साथ जो है यहाँ पर आके सर्वाइव कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात बताता चलूँ, आपको जो भी अमाउंट है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की हो गई या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की हो गई, वो ऐसा नहीं होता कि आप इटली आए और इटली आते ही साथ आपको पूरी की पूरी 7,500 यूरो या 6,000 यूरो जितनी भी है, वो आपको इकट्ठे वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होता। आपको रीजनल स्कॉलरशिप के लिए भी और मेरे केस में जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप थी, उसके केस में भी, दोनों केसेस में मुझे 2 टुकड़ों में अमाउंट्स मिली थी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर मुझे हाफ अमाउंट मिली थी
और सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर फिर हाफ अमाउंट मिली थी। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर भी मेरे साथ यही हुआ था और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर भी मेरे साथ यही हुआ था कि फर्स्ट मुझे इंस्टॉलमेंट मिली थी। वो भी यहाँ इटली आने के फौरी बाद आपको नहीं मिलती, बल्कि आपको तकरीबन 3-4 महीने के बाद पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है, देन उसके 3-4 महीनों के बाद आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलती है और इस तरीके से आपको फुली जो स्टाइपेंड की अमाउंट होती है वो मिल जाती है। बाकी उसकी बात करें अगर फी वेवर की, तो वो आपका फुली जो है अप्लाई हुआ होता है। उसके अंदर आपको कोई फीस पे नहीं करनी होती। हाँ, आपको थोड़ी-सी जो टैक्स की अमाउंट होती है रीजनल टैक्स वगैरह, वो आपको पे करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, तकरीबन 150 या 200 यूरो, 250 यूरो के करीब कुछ अमाउंट है, वो आपको पे करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको कोई फीस जो है वो पे करनी नहीं पड़ती, वरना अदरवाइज़ अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी में जो ईयरली अमाउंट थी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, वो थी 1300 यूरो। 1300 यूरो फीस हमें पे करनी पड़ती थी ईयरली, और अगर आपके पास फी वेवर मौजूद है तो फिर आपको वो अमाउंट पे नहीं करनी। तो बस आप कोशिश करें कि मेरिट के लिए अगर अप्लाई कर सकते हैं तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी अप्लाई करें, नीड बेस्ड भी अप्लाई करें, और अगर आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लग जाती है, तो आप अपनी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को विथड्रॉ करवा लें, उसे कैंसल करवा लें और अपना जो केस है, अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है, उसको आप अपने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स के साथ में फाइल करें और इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी लग जाएगा और जब यहाँ पर आएँगे तो आपके पास स्टाइपेंड भी मौजूद होगा और आप सर्वाइव कर सकेंगे। देन उसके बाद जब आपकी डिग्री हो जाए तो आपके पास फिर 1 साल तक का टाइम भी होता है इटली के अंदर। उस दौरान में आप अपनी जॉब भी सर्च कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो अपनी डिग्री के दरमियान में ही अपनी जॉब सर्च कर लें। तो बहुत सारे रास्ते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करें, और कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट में लाज़मी पूछ लें। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझे आइडिया है या जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस हवाले से मैं आपको बताता रहूँ, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं एज़ अ वीज़ा कंसल्टेंट काम नहीं कर रहा या फिर जो है हर यूनिवर्सिटी की हर स्कॉलरशिप के बारे में आइडिया नहीं रख रहा। बट जितना मुझे आइडिया है, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी लाइफ़ यहाँ इटली में गुज़री है, उससे रिलेटेड मैं आपको इस चैनल के ऊपर मालूमात देता रहूँगा। अब चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क वीज़ा से रिलेटेड हो या फिर आपके फैमिली रियूनियन से रिलेटेड हो या फिर कोई नॉर्मल यहाँ पे ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है लोगों की, उस हवाले से बात हो, किस तरीके से यहाँ पे आप फ़ील करते हैं इटली के अंदर। बस इसके ऊपर मैं इस चैनल पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।